नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों की हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में गौवंश तस्करी और अवैध घुसपैठ की घटनाएं बढ़ने की बात करते हुए राजधानी रायपुर में स्पेशल टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई संपन्न। गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण नीति को लेकर सियासी घमासान हुआ तेज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार को बताया शिक्षा और रोजगार विरोधी। बिलासपुर जिले के केशला गांव में 75 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद को भी फांसी पर लटका लिया। हत्या के कारणों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में गौवंश तस्करी और अवैध घुसपैठ पर लगाम कसने के लिए आज राजधानी रायपुर में एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की पहली महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। बैठक में राज्य के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। विजय शर्मा ने बताया कि सरकार गौवंश तस्करी के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाएगी और परिवहन में लिप्त वाहनों को जब्त करके उन्हें राजसात किया जाएगा। वहीं जिन जिलों में बार बार गौ तस्करी के मामले सामने आते हैं, वहां के एसपी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राज्य में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ भी व्यापक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। विजय शर्मा ने कहा कि दुर्ग जिले में अब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों के 7 मामले दर्ज हुए हैं। वास्तविक संख्या 70 भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी करेगी जिस पर आमजन इन घुसपैठियों की जानकारी दे सकेंगे। विजय शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इन लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब समय है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का। आज एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें 15 जुलाई 2024 से एसओपी जारी करके जो उपलब्ध प्रावधान हैं उन प्रावधानों के आधार पर एक एसओपी बना करके और गौवंश के अवैध परिवहन या गौवंश की प्रताड़ना के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए हम आगे बढ़े थे। अभी इतने दिनों बाद आज उसकी पूरी समीक्षा की गई। आज सभी जिलों में इस विषय को लेकर के एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी। तो उन सारे ही अधिकारियों की आज एक बैठक यहाँ पर बुलाई गई। उस बैठक में उन सभी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कहीं अच्छा काम है, कहीं और काम करने की आवश्यकता है। तो एक निर्धारित विषय को लेकर के कि अगली बार जब हम बैठें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति पुलिस महकमे में जो कर्मचारी अधिकारी हैं, कोई भी व्यक्ति जो इसमें संलिप्त हो किसी तरीके से, उस पर कठोर कार्यवाही करते हुए उसको पुलिस विभाग से पृथक करना। दूसरा, ऐसे जितने भी प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं उसमें जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं उन गाड़ियों को अनिवार्यतः राजसात करने के आगे बढ़ना और राजसात के बाद उसकी नीलामी भी करना। उस नीलामी को गौ सेवा के लिए जो संस्थान है उन संस्थानों को देना। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो चिन्हांकित हैं, जो बार बार उन प्रकरणों में सामने आते हैं, इन लोगों को सूचीबद्ध करना और इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सफेमा प्रकरण बना करके और उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेना और फिर उसकी प्रॉपर्टी को भी ऑक्शन करना और उसको गौवंश के सुधार के गौवंश की सेवा की दिशा में जो संस्थाएं कार्यरत हैं उनको देना। ये बहुत स्पष्टता के साथ इन सारी बातों को आज की गई है। कुछ काम अच्छे भी हैं, कुछ काम और भी होने हैं। साथ ही साथ पशुपालन विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उस विभाग में सबसे चर्चा करके उन कानूनी प्रावधानों में संशोधन के लिए भी एक प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है, क्योंकि कानूनी प्रावधान में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, कुछ और कठोरता उस कानून में होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है, तो वो भेजा गया है। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण नीति को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और रोजगार विरोधी नीतियों के तहत प्रदेश के 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है और 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त करने की योजना बना रही है। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर भाजपा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर रही है, जिससे ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि ये नीति सिर्फ शिक्षकों की भर्ती रोकने और नौकरी समाप्त करने का एक जरिया है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है ताकि जनता को सरकार की सच्चाई बताई जा सके। कांग्रेस ने युक्ति युक्तकरण नीति को शिक्षा और रोजगार विरोधी कदम बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है। हमारा तो प्रयास यही है कि उन शिक्षकों को भी लाभ मिले, शिक्षकों की नौकरी भी बच जाए और स्कूल भी बंद नहीं हो। हम तो कोशिश करेंगे और उनके हक में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या आंदोलन की क्या रूपरेखा है? आंदोलन की पूरी डिटेल आपको दे दी जाएगी। प्रोग्राम बना लिया जिला कांग्रेस कमेटी, अलग अलग जगह अलग जल्दी मिल जाएगा। इसमें आपको बिलासपुर का भी आपको उपलब्ध करा देंगे, दे देंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसका उद्देश्य बताइए जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो युक्तियुक्तकरण हो रहा है इसमें स्कूलों को बंद करने की, शिक्षकों को नौकरी खत्म करने की और भर्ती नहीं करना पड़े, उसका जो प्रयास भाजपा की राज्य सरकार कर रही है उसको रोकने के लिए उसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विरोध करने का निर्णय लिया है और उसी के तहत सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आत्मानंद स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, लोग बच्चे लोग पीछे निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहें? किसमें? आत्मानंद। देखिए, आत्मानंद स्कूल में इतना बढ़िया स्कूल चल रहे थे, हमारी सरकार ने चालू किया, एडमिशन के लिए लाइन लगती थी और आपका डीपे होंगे, हम भी कराते रहे हैं, लेकिन आत्मानंद स्कूल में स्पष्ट सरकार की तरफ से निर्देश थे कि कोई भी किसी के लिए अप्रोच नहीं करेगा। वहाँ की भर्तियाँ स्कूल की नियम कानून से होंगी और नियम कानून से भर्ती होती थी, उसमें गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ता था, उसमें यहाँ तक कि आपके IAS IPS के बच्चे भी पढ़ते थे, लेकिन सभी लोगों का एडमिशन नियम कानून के तहत होता था। और आज अगर बंद हो रहे हैं और शिक्षा के स्तर गिर रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को इसमें सोचना चाहिए। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम केशला में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया है। 75 वर्षीय बुजुर्ग घनश्याम साहू ने पहले अपनी पत्नी इंदिरा साहू की हत्या कर दी, फिर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना देर रात की बताई जा रही है, जिसका खुलासा सुबह हुआ जब परिजन कमरे में पहुंचे। परिजनों ने देखा कि घनश्याम साहू फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, जबकि उसकी पत्नी खून से लथपथ हालत में बेड पर पड़ी हुई है। इस भयावह दृश्य को देखकर मृतक के बेटे ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही बिल्हा पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस प्रवक्ता रश्मीत कौर ने बताया कि मृतक घनश्याम साहू अपने बेटे की मौत से मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। वो अक्सर परिवार वालों से छोटी छोटी बातों पर विवाद करता था। आशंका है कि किसी पारिवारिक तनाव के चलते उसने देर रात पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बिल्हा से ये सूचना प्राप्त हुई है कि कल मध्य रात्रि रात को 2 बजे के करीब घनश्याम साहू नामक व्यक्ति ने अपनी वाइफ इंदिरा साहू को हंसिया से मारकर उसकी हत्या कर दी है और स्वयं उसके बाद फांसी लगा लिया है। इसकी सूचना थाने में इनके पुत्र रविशंकर के द्वारा दी गई है। उसने बताया है कि कोविड में इनका एक पुत्र और था, उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद से घनश्याम साहू जो है ये थोड़ा चिड़चिड़ा और थोड़ा सन की प्रवृत्ति का हो गया था और छोटी छोटी बातों में घर में परिवार वालों से झगड़ा और मारपीट करने पर उतारू हो जाता था। तो किसी बातचीत को लेकर इसके द्वारा अपनी वाइफ को मारा है और उसके बाद इसने स्वयं सुसाइड अटेम्प्ट किया है। पुलिस अग्रिम जांच कर रही है। धमतरी शहर के महिमा सागर वार्ड में एक जन्मदिन की खुशियां देखते ही देखते खूनी मातम में बदल गईं। पटाखा फोड़ने से मना करने पर 3 युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना बुधवार रात की है जब महिमा सागर वार्ड निवासी नरेश माली की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी हेमंत, दिनेश और सुनील सोम 5 जून की रात नरेश माली के घर के पास जन्मदिन मना रहे थे। पार्टी के दौरान वे तेज आवाज में पटाखे फोड़ रहे थे। इस पर नरेश माली ने उन्हें पटाखा न फोड़ने की समझाइश दी। इससे नाराज होकर तीनों युवकों ने पहले नरेश से गाली गलौच और मारपीट की, फिर अचानक चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में नरेश को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत कल रात 11 बजे महिमा सागर वार्ड
जो मैला गड्ढा है वहाँ पे 3 लड़के हेमंत, दिनेश और सुनील सोम जो हैं वो पटाखे फोड़ रहे थे, जिस पर मृतक नरेश माली के द्वारा मना किया गया, जिस पर उनके द्वारा उसके सीने पे चाकू घोंप दिया गया, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, आगे विवेचना की जा रही है। कांकेर रोडवेज की लापरवाही और कर्मचारी की गुंडागर्दी पखांजूर के व्यापारियों को नागवार गुजरी। रायपुर से लौट रहे एक व्यापारी के साथ टिकट को लेकर न केवल मारपीट की गई बल्कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। इस घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने देर रात तक सड़क पर चक्का जाम कर कांकेर रोडवेज को बंद करने की मांग की। जानकारी के अनुसार पखांजूर थाना अंतर्गत कापसी गांव निवासी एक व्यापारी कैंसर के इलाज के सिलसिले में रायपुर गया हुआ था, जहां उसने कीमोथेरेपी का इंजेक्शन लगवाया। लौटते समय उसने कांकेर रोडवेज बस से पखांजूर आने के लिए टिकट लिया। व्यापारी का आरोप है कि टिकट काउंटर पर उससे तय मूल्य से अधिक राशि वसूली गई। जब उसने इसका विरोध किया तो काउंटर स्टाफ ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, बस के अंदर भी उसकी पिटाई की गई और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। घटना से नाराज व्यापारियों ने रात करीब 12 बजे तक सड़क पर चक्का जाम किया और कांकेर रोडवेज को तत्काल बंद करने की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर बस को सुरक्षित बाहर निकाला और स्थिति को शांत किया। कापसी के एक व्यापारी ने रायपुर से वापसी कर रहे थे। जो पेशेंट है वो कैंसर पीड़ित था और कीमो लगा के वहाँ से आ रहे थे, तो उनसे 410 रुपये के जगह 590 रुपये उनसे वसूला गया है। और जिसका विरोध करने जो उन्होंने जो उस विषय में विरोध किए और विरोध करने पे वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है, चेकर है, उनके द्वारा उनको बहुत ही मारपीट किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर इसका निराकरण नहीं किया जाता है, हम यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे। ये शासन प्रशासन को हम अवगत कराना चाहते हैं। बस टोटल बंद है। ये कारण है कि कांकेर रोड बैच का अभी लगातार मनमानी चल रहा है। एक हमारे कापसी के व्यापारी जो रायपुर गए थे, अब उनका क्या है कैंसर है, वो कीमो लगा के अपने रात के जो 10 बजे जो रायपुर बस चलता है अपने इधर का, उस बस में बैठे तो उनसे अतिरिक्त पैसा लिया गया। जैसे 410 रुपये उनका किराया है, 590 रुपये लिया, तो उनका विरोध किया गया, तो उनको वहाँ पे मारा गया। बहुत मारे, उसको दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। बस में कपड़ा भी फाड़ दिए। बस में चढ़ने के बाद ना ड्राइवर ना कंडक्टर कुछ बोले। उसका जो आपका जो दलाल है वो बहुत ही मारा है उसको। उन्होंने बताया कि मैं कीमो करके आया हूँ, मेरा तबीयत खराब है, फिर भी नहीं माने, उसको बहुत मारा है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं अभी? हम लोग मांग करते हैं कि इसका उचित से उचित कार्रवाई की जाए, और हम जब तक इसका कार्रवाई नहीं किया जाता, हम लोग यहाँ चक्का कांकेर रोड पर यहाँ से नहीं जाएगा, कापसी से हम चक्का जाम करेंगे। अंबिकापुर शहर में भाई भाई के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। शराब नहीं पिलाने से नाराज बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। ये वारदात शहर के मध्य स्थित कला केंद्र ग्राउंड में हुई, जो एसपी और कलेक्टर कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर है। मृतक की पत्नी संतोषी के अनुसार बड़े भाई ने शराब के लिए छोटे भाई पर दबाव बनाया, लेकिन छोटे भाई ने शराब पिलाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने चाकू से गला रेत कर अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक जांच करती रही। इस घटना से शहरवासी दहशत में है और कोतवाली पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले डंडा में मारा तो ना सर हम नहीं बोलेंगे। जब हम लोग दोनों पति पत्नी जब काम करके आए हैं तो हम लोग चैन से खाना बना के नहीं खा पी सकते हैं। फिर हम मतलब जिस सामान लेके आए थे वही मतलब हल्दी मसाला, फिर आए, फिर मतलब ये बच्ची को लेके सोया हुआ था, यहीं पे लेटा हुआ था। फिर इसको उठाए, हम बोले उठ रहे, आ गए हैं बोल के मतलब उठाए। फिर वो अचानक आया, फिर इसको मारने लग गया। फिर हम उठा के एक डंडा मारे। हम बोले काहे मार रहे उसको, जब वो तो सो रहा है बच्ची के साथ। फिर उसके बाद चाकू में हमें वार किया। पहले हमें चाकू में वार किया, तब हम थाना दौड़े, मतलब चौकी पे दौड़े। हम बोले चाकू में वार कर रहा है, तो हमें चाकू में ऐसे मारा, पर चाकू हमारे अंदर नहीं डाला। मतलब चाकू था पर चाकू को ऐसे मार दिया, मतलब हमारे अंदर नहीं छुआया। तो फिर हम दौड़ के गए। फिर हमारा पति
हमारा पति को हमारे जाने के पीछे ही तुरंत मार दिया। कहाँ कहाँ मारा? सर अब कहाँ पे मारा उसको तो हम भी नहीं देख पाए। गला में रेत दिया है क्या? उसको हम भी नहीं देख पाए। अभी यहाँ आने के बाद क्या देखे आप? बस यही तो देख रहे हैं, बस जो इसी मारा को। है वो कौन है आपके पति का? कौन? कुछ भाई है, बड़ा नाम भाई उसका? शिव गजिया। तो क्या लगता है क्यों मारा होगा? अरे मेन बात हम लोग खुशी खुशी रहते हैं पति पत्नी, हाँ। उस बात से भी जलन, ऊपर उसका बच्चे बाल बच्चे कुछ नहीं है और इसका बच्चा है, उसी कारण बहुत ज्यादा जलन शुरू से ही होता है। दंतेवाड़ा जिले से एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है, जहां 3 जून को आयोजित की गई शिक्षक काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। कारण बना है गीदम ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी शेख रफीक, जिन पर वरिष्ठता सूची में जानबूझकर हेरफेर करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने कई वरिष्ठ शिक्षकों को कनिष्ठ की सूची में और कनिष्ठ शिक्षकों को वरिष्ठ की सूची में शामिल कर दिया था। इस अनियमितता के खिलाफ शिक्षकों ने नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी SK अंबष्टा ने मामले की जांच करवाई, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी को दोषी पाया गया। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अब इस गड़बड़ी के कारण 3 जून की शिक्षक काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है और इसकी नई तारीख जारी कर दी गई है। अगली तारीख पर काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से की जाएगी, जिसमें सही और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का आश्वासन दिया गया है। ये अभी 3 तारीख को जो काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग के उपरांत जो शिकायतें प्राप्त हुई उसको कलेक्टर साहब ने मद्देनजर रखते हुए उसका विभिन्न उसमें परीक्षण कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से दोषी गीदम विकासखंड शिक्षा अधिकारी ही पाए गए। उन्होंने नियम का उल्लंघन करके जिन जो विशिष्ट शालाएं थी जिनको छोड़ना था उनको भी उसमें शामिल कर दिया था। वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया था, कहीं वरिष्ठ को कनिष्ठ बना दिया गया और कहीं पर कनिष्ठ को वरिष्ठ बना करके उसको अतिशेष की श्रेणी से बाहर रखा। ये कृत्य जो है उनका जानबूझ करके प्रतीत हुआ, इससे शासन की छवि भी धूमिल हुई और पुनः दोबारा काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता हुई। सर बीओ पर क्या कार्रवाई की जा रही है? सर कार्रवाई उसके ऊपर प्रस्तावित है, नियमानुसार जो है वो कार्रवाई जरूर होगी। रायगढ़ जिले के पुसौर जनपद पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि के बंटवारे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जनपद के 11 सदस्यों ने एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि जनपद अध्यक्ष हेमलता हरिशंकर चौहान और कार्यपालन अधिकारी द्वारा राशि के बंटवारे में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और जानबूझकर पक्षपात किया जा रहा है। सदस्यों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की 15वें वित्त आयोग की राशि का वितरण मनमर्जी तरीके से किया गया है। जनपद के सभी सदस्यों को बराबर विकास निधि मिलनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर कुछ क्षेत्रों को अनदेखा किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि जब इस मुद्दे को सामान्य सभा की बैठकों में उठाया गया तो अध्यक्ष द्वारा धमकियां दी गई और कहा गया जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं दूंगी। जनपद सदस्य गोपी चौधरी ने बताया कि तानाशाही रवैया लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है और जनप्रतिनिधियों का अपमान भी है। सदस्यों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और राशि के बंटवारे में पारदर्शिता लाई जाए। उनका कहना है कि वे सुशासन के लिए लड़ रहे हैं और जनता के हित में निर्धारित फंड को किसी की जागीर नहीं बनने देंगे। हमारा मामला है सर, पुसौर जनपद पंचायत में सामान्य सभा का मीटिंग हुआ 4 तारीख को, तो 15वें भी जनमानस की फंड रहती है, जिसमें हम लोग को कांग्रेस जनपद सदस्य होकर अध्यक्ष हेमलता चौहान हरिशंकर चौहान के द्वारा बहुमत कांग्रेस की नहीं है कहकर हमें 1 रुपया या निर्माण कार्य के लिए पूरे क्षेत्र में हमारे कांग्रेस के जितने भी BDC हैं जनपद सदस्य उनको नहीं दिया गया, जो हमारे पूरे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। आप लोग आगे क्या चाहते हैं इस मामले में? हम अभी कलेक्टर सर को ज्ञापन देंगे, इसके बाद स्टे लगाने के लिए हाई कोर्ट में कागज आज दाखिल करेंगे और साथ ही साथ अगर हमारी बात अध्यक्ष हेमलता हरिशंकर जी नहीं मानती है या हमारे ऊपर इसके आगे कुछ नहीं सोचती है तो हम उग्र आंदोलन या धरना प्रदर्शन जनपद पंचायत पुसौर में करेंगे। यह पूरे हमारे जनपद टीम या हमारी कांग्रेस सदस्य की मांग है। रायपुर के खमारडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत शक्ति नगर में स्थित रौनक ज्वेलर्स से सोने की 3 चेन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है।
घटना को अंजाम देने के लिए 3 आरोपियों ने ग्राहक बनकर दुकान में प्रवेश किया और सोने की चैन देखने के बहाने मौके से फरार हो गए। चारों आरोपी नागपुर, गोंदिया के रहने वाले हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उन्होंने वारदात को अंजाम देने से पहले भिलाई और रायपुर के टाटीबंद क्षेत्र से 2 दोपहिया वाहन भी चुराए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने करीब 70 किलोमीटर क्षेत्र में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। गिरफ्तारी से पहले आरोपी केदारनाथ भागने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 3.5 लाख रुपयों का सामान बरामद किया है, जिसमें चोरी के सोने की चेन शामिल है। मुख्य आरोपी जय पाटिल उर्फ बॉबी और राहुल सुखचंद लिल्हारे पहले भी जेल जा चुके हैं। 3 प्रकरणों का खुलासा है। तीनों एक महत्वपूर्ण जैसे प्रकरण है। पहला प्रकरण थाना खमारडी का है, जो अपराध क्रमांक 118-25 धारा 304(2) और 3(5) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इस पूरे प्रकरण में राजीव नगर के पास मेन रोड में एक रौनक ज्वेलर्स करके शॉप है, ज्वेलरी दुकान है। उस ज्वेलरी दुकान में 3 आरोपी आए और 3 आरोपी आकर के चैन खरीदने के बहाने चैन दिखाने को कहा, और जैसे ही दुकानदार चैन दिखा रहा था उसी दौरान इनके द्वारा 3 नग चैन को झपट करके वहां से फरार हो गए थे, जिसमें एक स्कूटी का उपयोग उनके द्वारा किया गया था। प्रारंभिक तौर पर इसको विवेचना किए जाते हुए एसएसयू की टीम के द्वारा लगातार लगभग 70-80 किलोमीटर लगातार मेहनत करके इस प्रकरण का खुलासा किया गया। इस प्रकरण में वारदात करने के पूर्व आरोपियों के द्वारा 2 अन्य, जिसमें एक मोटरसाइकिल एम्स रायपुर के पास से और एक एक्टिवा दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास से चोरी की गई थी। इस प्रकार इन आरोपियों के द्वारा 2 चोरी की घटना और 1 झपटमारी की जो घटनाएँ हैं वो एक ही साथ कारित किया गया था। इस पूरे प्रकरण में ये आरोपीगण अंतर्राज्यीय महाराष्ट्र में गोंदिया और नागपुर के निवासी थे। योजनाबद्ध तरीके से इनके द्वारा वहाँ से ट्रेन से चल कर दुर्ग रेलवे स्टेशन में उतर के वहीं एक होटल में स्टे किए। वहाँ से रुकने के बाद में एक्टिवा को चोरी करके उस एक्टिवा के माध्यम से रायपुर आए। रायपुर में उसी एक्टिवा के माध्यम से अपना इस अपराध को घटित किया और जाते जाते उसके द्वारा एम्स रायपुर के पास से एक दूसरी मोटरसाइकिल को चोरी करके उस पर से फरार हो गए। आरोपियों द्वारा पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से जो दुर्ग से एक्टिवा चोरी की गई थी उस एक्टिवा को रायपुर में छोड़ दी गई थी, ताकि पुलिस अपने जांच में गुमराह हो और अपना फोकस दुर्ग के आसपास तक ही सीमित रखे। परंतु यहाँ लगातार इसमें मेहनत करते हुए सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मदद लेकर के पुलिस के द्वारा खोजते हुए यहाँ से दुर्ग तक पहुँचे और वहाँ से महत्वपूर्ण क्लू मिला, जिसके आधार पर तत्काल पुलिस पार्टी महाराष्ट्र नागपुर तक गई और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इस पूरे प्रकरण में आरोपियों के द्वारा यहाँ से चोरी किए गए चेन को अपने एक ज्वेलर्स के एक शॉप है, इसका नाम ईरा गोल्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर इसको अपने पिता के अकाउंट पर बेच दिया गया था और वहाँ पर से उसके पिता के अकाउंट पर पैसे प्राप्त हुए थे। इस प्रकार उसके द्वारा 2 गोल्ड की चेन को हीरा कंपनी को बेचे गए थे, जिसको बरामद किया जाना शेष है। शेष एक अन्य जो एक चेन, एक मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए उसके 3 आरोपी जो यहाँ घटना करने के लिए आए हुए थे और एक आरोपी का पिता जो माल के डिस्पोजल करने में इनका सहायक रहा है। इस प्रकार 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे प्रकरण में थाना में इसमें अपराध क्रमांक 118/2025 धारा 304(2), 3(5) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे की विवेचना की जा रही है। हीरा गोल्ड से शेष 2 गोल्ड की चेन है, उसके बिक्री के संबंध में वेरीफाई किया गया है। उस पर से गिरफ्तार किया जाकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।